Hello dear friends, today we are going to discuss application of spectroscopy unit MCQs based question and answer। हम इस पे बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट में। तो हम पहले वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज, चार ऑप्शंस आएंगे, उस पे टिक करना है। पर मैं यहाँ चार ऑप्शंस लिखने के लिए बहुत बड़ा लिखा नहीं है मैंने, तो सिंपली फिलअप्स के तौर पे आपको याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसी पे बेस्ड एमसीक्यूज, उसी के बीच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बस टिक कर देना। तो आपको अभी यहाँ पर बात करते हैं, तुम्हारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहले वाले क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस मैंने बनाने की कोशिश करी है। आओ सीखें। इंटरेक्शन बिटवीन लाइट रेडिएशन एंड मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब किसी मॉलिक्यूल पर कोई लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने की वजह से उस पर जो चेंजेस आते हैं उनकी स्टडीज को ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो लाइट रेडिएशन और मैटर के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। सेकंड वन थिंग इज, जो लाइट रेडिएशन आप डालते हो वो एक्चुअली ईएम वेव्स होती है। ईएम वेव्स मतलब इलेक्ट्रिकल वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिक वेव ऐसे बोर्ड के पीछे, बोर्ड के ऊपर, फिर बोर्ड के पीछे परपेंडिकुलर मैनर में होते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, डुअल वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। और ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी मैटर पर पड़ती है तो उसकी स्टडी कर, जब मैटर पर पड़ती है तो उसमें कुछ उसमें जो चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटेन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर मैनर में, मीडियम में आगे बढ़ते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन होता है, परपेंडिकुलर मैनर में यहाँ आगे बढ़ती हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ईएम वेव्स बहुत सारी होती हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज, पहले भी पढ़ा होगा। इन सारे के कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन वाली वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा क्लियर किया है। फिलहाल उस पर बात करता हूँ। रेडियो वेव जब हम किसी मॉलिक्यूल पर देते हैं तो मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करने के बाद वहां पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी की जाती है वो होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम किसी मॉलिक्यूल पर माइक्रोवेव लाइट डालते हैं तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है। जब हम इंफ्रारेड रेडिएशन डालते हैं तो वहां पर वाइब्रेशन होते हैं तो उसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, या क्योंकि वाइब्रेशन होते हैं तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और यूवी विजिबल रेडिएशन जब हम किसी मॉलिक्यूल पर डालते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करी जाती है। आईआर और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी शोन बाय दोज मॉलिक्यूल whose dipole moment does not equal to 0। केवल वही मॉलिक्यूल आईआर या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं? जैसे HCl है तो ये इसके शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं तो ये कुछ इस तरीके का होता है। तो एक पोल ये होता है, एक पोल ये होता है, तो ये डाइपोल है, तो इनके डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। अगर H2 होता तो इन पे कोई चार्ज ही नहीं आता, तो म्यू इक्वल टू Q इनटू D होता है। तो आपके पास चार्ज ही 0 है तो डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। तो ये कभी भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो नहीं करेंगे। केवल वही शो करते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता है। वो आईआर और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करने की कंडीशन है कि डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शोन बाय दोज मॉलिक्यूल whose न्यूक्लियर क्वांटम नंबर, जिनका न्यूक्लियर क्वांटम नंबर I 0 नहीं होता है, जिनका न्यूक्लियर क्वांटम नंबर 0 होता है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो नहीं करते। तो मैंने आज क्वेश्चन पे बात करी है, अभी और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम और क्वेश्चन को समझते हैं। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। हमें पता है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल पर आईआर रेडिएशन डालते हैं तो आईआर रेडिएशन डालने पर क्या होता है, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होती हैं। तो उन वाइब्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में n एटम्स हैं, जैसे सपोज आपके पास H2 है तो इसमें 3 एटम है, तो अगर 3 एटम है तो इन 3 एटम्स में अगर n नंबर ऑफ एटम्स है तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने का फॉर्मूला 3n-5 हो जाता है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, और 3n-6 हो जाता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। तो ये फॉर्मूला लिखा है। अगर n नंबर ऑफ एटम्स है, ये भी ध्यान रखना, n नंबर ऑफ एटम्स है किसी मॉलिक्यूल में तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने का फॉर्मूला ये, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने का फॉर्मूला 3n-6 हो जाता है। अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग, मॉलिक्यूल में दो टाइप से वाइब्रेशंस होते हैं, या तो स्ट्रेचिंग या बेंडिंग। तो स्ट्रेचिंग दो टाइप की होती है, स्ट्रेचिंग सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। बेंडिंग 4 टाइप की होती है, सीजरिंग, रॉकिंग, बैगिंग और ट्विस्टिंग। इसको मैंने क्लैरिफाई पूरा, जब मैंने पूरा क्लियर किया है इन यूनिट्स में तो वहां पे समझ सकते हो आप। फिलहाल स्ट्रेचिंग निकालने का फॉर्मूला n-1 होता है, बेंडिंग निकालने का फॉर्मूला लीनियर के लिए 2n-4, नॉन लीनियर के लिए 2n-5 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। दूसरा ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर H2, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग सब निकालनी है। H2O, NH3
और CO2 के लिए। अगर आपको पता हो तो हाइब्रिडाइजेशन से इसे सॉल्व करके इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो टेट्राहेड्रल होती है, बेंड शेप इसकी ज्योमेट्री होती है, नॉन लीनियर है। NH3 की भी पिरामिडल ज्योमेट्री आती है, ये भी नॉन लीनियर है। CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो ये नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर और ये लीनियर है। तो अगर मैं H2O के लिए कैलकुलेशन करूं तो नॉन लीनियर के लिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा 3n-6। तो जब मैं 3n-6 लगाऊंगा तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे 3 एटम्स हैं, तो 3 3 जा 9 - 6, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो आएगा कैलकुलेट होकर के वो आएगा 3। तो इसके लिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आता है 3, ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन H2O के लिए आएगा 3। अगर हम इसके लिए क्या निकालें, स्ट्रेचिंग मोड्स निकालें, स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला होता है n-1, तो नंबर ऑफ एटम है 3, 3 - 1 करूंगा तो 2। बेंडिंग निकालने का फॉर्मूला लीनियर के लिए क्या होता है 2n-4, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 3, 3 2 जा 6 - 4, सॉरी बेंडिंग है, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के है तो 3n 2n - 5 आता है, तो 3 2 जा 6 - 5 जो कि आएगा 1। वैसे भी आप सोच सकते हो कि स्ट्रेचिंग अगर 2 आ रहे हैं, टोटल वाइब्रेशन 3 थे, 2 स्ट्रेचिंग आई तो अंडरस्टूड था कि बेंडिंग ने 1 ही आना है। तो आपके पास स्ट्रेचिंग जो आएगी इसके लिए 2 आएगी, बेंडिंग जो आएगी वो इसके लिए 1 आएगी। तो कैलकुलेशन ये है। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हैं और सिमिलरली इसके लिए कर सकते हैं। ये लीनियर मॉलिक्यूल है तो फॉर्मूले लगेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का 3n - 5, स्ट्रेचिंग निकालने का फॉर्मूला n-1 ही होता है, बेंडिंग निकालने का फॉर्मूला 2n - 4 हो जाएगा। तो आप तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हम विजिबल रीजन की रेंज देखते हैं, तो यूवी विजिबल रेडिएशन में जब हम विजिबल रेडिएशन देते हैं जहाँ पर चीजें हमें एक्चुअली में दिखाई देती हैं, विजिबलाइज होती हैं, तो उनकी जो रेंज होती है वो 400 to 700 नैनोमीटर रेंज होती है। सिलेक्शन रूल, जब हम किसी मॉलिक्यूल पर यूवी विजिबल रेडिएशन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई में जाते हैं, एनर्जी लूज करते हैं, वापस आते हैं। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। और जब इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से जो सिग्नल्स हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में या स्क्रीन में या कंप्यूटर में जो हमें दिखाई देते हैं उसकी वजह होती है सिलेक्शन रूल्स के बेसिस पर हम उसे समझते हैं। तो यहाँ पर एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल, एक होता है लेपर्डे सिलेक्शन रूल। जैसे वहां पर आप बात करते थे कि वही मॉलिक्यूल्स स्पेक्ट्रम दे रहे थे जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं था IR और माइक्रोवेव के लिए। ऐसी इसके लिए कंडीशन है जिनके स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू में जो चेंज है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डेल से दिखाते हैं जिसका फॉर्मूला 2s+1 होता है। अगर इसकी किसी मॉलिक्यूल में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है वो 0 है, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहती है, तो अलाउड ट्रांजिशन। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं रहती है तो उसे फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। लेपर्डे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग देखें तो जिसमें आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 नहीं होती है वो अलाउड, मतलब इनका डिफरेंस आना चाहिए, बल्कि आप इसे 0 ना कह करके +-1 कहो, +-2 भी फेल हो जाएगा, तो +-1 का डिफरेंस होगा तो अलाउड। और अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आती है तो फॉरबिडन। इस बात का क्या मतलब है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर S से S, P से P, D से D और F से F ट्रांजिशन होते हैं तो ये सारे के सारे के लिए डेल L की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इसके लिए L की वैल्यू 0 होती है और इसके लिए भी 0 होती है, 0 - 0 0, इसके लिए 1 होती है, इसके लिए भी 1 होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 - 1 वो भी 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, तो सारे के सारे फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। जिनके लिए 0 होती है वो फॉरबिडन होते हैं। और जैसे S से P, P से D, D से F, इस तरीके के ट्रांजिशन होते हैं इनके लिए +-1 आती है और ये सारे के सारे अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। आज तक हम कभी कहते थे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर्ड आयन बनाते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन, डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर्ड आयन बनाते हैं डी ट्रांजिशन की वजह से। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट डी ट्रांजिशन एक फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, उसकी वजह से एक्चुअली में कलर नहीं आता। अगर आ भी रहा होगा तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशन है, तो कलर की इंटेंसिटी और कम हो जाती है। जब सिलेक्शन रूल्स फॉलो करते हैं दोनों के दोनों तो वो अलाउड ट्रांजिशन होते हैं और कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो कलर की इंटेंसिटी भी हम सिलेक्शन रूल्स के बेसिस पे समझते हैं। तो आपके पास ये सिलेक्शन रूल है, इनको ध्यान रखना। और लैम्बर्ट्स बियर लॉ एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर I = I0 e⁻ kCH, ये कांस्टेंट है, C कंसंट्रेशन है, X डिस्टेंस है, I dV रेडिएशन है, I0 बाहर निकली हुई रेडिएशन होती है। और ये आपके पास यहाँ पे से लाइट दी I इंटेंसिटी की जो बाहर निकली, कुछ और एब्जॉर्ब किया इसने सब्सटेंस ने और कुछ बाहर निकली। तो इस फिनोमेना को समझाने के लिए लैम्बर्ट बियर लॉ ने बोला था। तो यहाँ पर अगर आप इसे k के टर्म में पढ़ते हो तो ये, और 10 के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो तो एप्सिलॉन CH हो जाता है। और इसका जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है, द रेट ऑफ चेंज विद द टाइम, द रेट ऑफ टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में जो चेंज आता है, टाइम के साथ साथ ये डिस्टेंस है, तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है
तो उसकी इंटेंसिटी में जो चेंज आता है, सॉरी यहाँ पे इंटेंसिटी होना था और यहाँ पे एक्स होना था, डिस्टेंस के साथ साथ इंटेंसिटी में जो चेंज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ये जो सब्सटेंस यहाँ लिए हैं आपने वो उसका कंसंट्रेशन कितना है और इंटेंसिटी कितनी थी जो आप दे रहे थे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन बोलते हैं, डिराइव करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, सॉल्व करते हैं तो आंसर ये आता है। तो आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। एक वुडवर्ड फिशर रूल पे करवाया था मैंने क्वेश्चन, वुडवर्ड फिशर रूल पे मैंने वैसे भी अलग से वीडियो बनाई है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं वुडवर्ड फिशर रूल वाली वीडियो देख लेना। तो ऑलमोस्ट मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे यहाँ पे बात करी है। किसी को और भी कोई डाउट होता है तो बेझिझक होकर के कुछ भी पूछ सकता है, आप लोगों के लिए हम हैं तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर समझ आए, हेल्प हो तो सबको शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फिलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।